हेलो दोस्तों, माय रिचर्स आयुर्वेदा मॉर्निंग। दोस्तों, मैं अनु छेत्री और कालचिनी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। सुबह का शुरुआत मुस्कुराहट के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज कौन आने वाले हैं। आज हमारे बीच आने वाले हैं हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन सर जी। और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आ रहा है, सफलता की शुरुआत कैसे करें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि आप लोग डायरी पेन लेके एक जगह पे बैठ जाइएगा और वीडियो को ऑन करके बैठिएगा। चलती फिरती मीटिंग को अटेंड नहीं करनी है। और आपने जिनको भी आज इनवाइट किया था एक बार देख लीजिए, अगर उन लोग नहीं बैठे हैं तो एक बार रिकॉल कर लीजिए और उन लोग को भी बिठाइएगा। क्योंकि हमारे एमडी सर कहते हैं कि जो सीखेगा वही जीतेगा। तो मैं अब ज्यादा लेट ना करते हुए यहाँ पे मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन सर जी को, आप सबकी बिग क्लैपिंग के साथ। वेलकम सर, वेलकम। मारीचा जय द मॉर्निंग छेत्री मैडम, मारीचा जय द मॉर्निंग सभी साथियों को। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ शुरुआत करते हैं। वाह वाह, क्या बात है। आज तो क्लैपिंग में भी कुछ अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है कि भाई शुरुआत में कैसे शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली टॉपिक कंफ्यूज नहीं होना है। सफल शुरुआत कैसे करें, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सफलता की शुरुआत कैसे करें, ठीक है ना। लेकिन सफल शुरुआत कैसे करें इसका मतलब होता है कि जो हमारे साथ जुड़ते हैं बिगिनिंग में, तो उनके साथ क्या क्या शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए सफल शुरुआत कैसे करें। और इसी के साथ अगर आज समय बचा तो एक और पीपीटी के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, और वो है कि अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें। अगर टाइम बचा तो उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा उसको पूरी तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी लगभग मुझे 30 मिनट जैसा टाइम चाहिए होगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक कहानी से आज हम शुरू करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है। वो चित्रकारी का बड़ा शौक रखता है, वो चित्र बनाता रहता है और बड़ा प्यारा लगता है उसे चित्र वगैरह बनाना। तो जब भी कोई चित्र बनाता है तो वो अपने पापा को दिखाता है, मम्मी को दिखाता है, और वो लोग उसे तारीफ करते थे कि वाह, तू एक दिन बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा, वेरी गुड। तो बच्चा का कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है। फिर एक बार क्या करता है, बच्चा एक चित्र बनाता है और उसे अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा देता है। टीचर को पूछता है क्या इसमें नोटिस बोर्ड पे लगा सकता हूँ। बोला हाँ लगा दो, कोई बात नहीं। तो उसने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया और बगल में एक ब्लैंक पेपर छोड़ दिया। उसने सोचा कि लोग इसमें कमेंट करेंगे, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जैसे आजकल सोशल मीडिया में करते हैं ना, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कहाँ पे हो, ये क्या 5 स्टार होटल है, ठीक है ना। उस टाइप के कमेंट लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो लड़के ने क्या किया, चित्र भी लगाया, अपना जो उसने चित्र बनाया था वो लगाया, पेंटिंग बनाया था उसने बढ़िया सा, और बाजू में एक ब्लैंक पेज छोड़ दिया। अब दूसरे दिन जब स्कूल खुली वो बड़ा उत्साही था, वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा कि आज लोगों ने क्या क्या कमेंट किए होंगे, वाह बहुत बढ़िया, शानदार, तुम बहुत बड़े चित्रकार बनोगे, क्या क्या लिखा होगा। लेकिन जब वो स्कूल गया, जब उसने उस पेपर को देखा तो ब्लैंक पेपर था, तो किसी ने लिखा था कि इसमें कलर सिलेक्शन ठीक नहीं है। एक लड़के ने लिखा था कि इसको और बेटर किया जा सकता था। फिर किसी ने लिखा था बकवास, एकदम बकवास। किसी ने लिखा था ये किस पागल ने बनाया है। किसी ने लिखा था ठीक है, अच्छा है। तो वो लड़का एकदम मायूस हो गया। कुछ दो तीन अच्छे कमेंट भी थे, लेकिन मेजोरिटी नेगेटिव थे। एकदम मायूस हो गया। वो पूरा दिन ऐसे मुंह लटका के क्लास में बैठा रहा। शाम को जब घर आया तो एकदम जैसे थका हारा, बीमार हो गया ऐसे। बॉडी लैंग्वेज उसकी गिर चुकी थी, कंधे गिर चुके थे, ऐसे ऐसे करके घर आ रहा है। उसके पापा ने देखा, क्या हुआ, उसको पूछा क्या हुआ, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके पापा ने देखा कि वो लड़के ने अभी चित्र बनाना ही बंद कर दिया है। कुछ 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो उसके फादर ने उसको नोटिस किया कि यार ये भी चित्र क्यों नहीं बनाता। उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम पहले तो रोज ही बैठ जाते थे, 1 घंटा चित्र बनाते थे, अभी क्यों नहीं बनाते। तो उसने पूरी बात बताई कि पापा ऐसा ऐसा हुआ, आप तो मुझे झूठी तारीफ करते हैं कि मैं एक दिन महान चित्रकार बनूंगा, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। देखिए ये पेपर मैं वहां से निकाल के लाया, लोगों ने मेरे बारे में क्या लिखा है। मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे कलर चॉइस का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे शेडिंग नहीं आती है, मेरा कंसेप्ट ही गलत है, किसी ने बोला कि बकवास है। तो मैंने छोड़ दिया, मुझे लगता है मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं। तो उसके फादर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लोगों ने अपने ओपिनियन दिए, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा बेटा, कि तुम कल इस चित्र को फिर लगाओ वहां पे, और इस बार भी ब्लैंक पेपर लगाओ, लेकिन ऊपर ऐसा लिख देना कि इस पेपर में जो गलतियां आपने बताई है
जिसने भी बताई है, अगर वो व्यक्ति उस गलती को सुधार सकता है तो अपना नाम यहां पे लिखे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कि इसमें कलर ठीक नहीं है, तो क्या मैं वो ठीक कलर कर सकता हूं? तो मैं अपना नाम लिखूं। जैसे मान लीजिए मिश्रा जी ने लिखा है कि भाई ये शेडिंग ठीक नहीं किया आपने, तो क्या आप अच्छे से शेडिंग कर पा रहे हैं? तो मिश्रा जी अपना नाम लिखे कि देखिए मेरा नाम विकास मिश्रा, मुझे लगता है शेडिंग ठीक नहीं है और मैं इसको ठीक कर सकता हूं। अब लड़के को ये बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो करने जैसा है, तो उसने किया। उसने सुबह में पेपर फिर चिपका दिया, वो चित्र वाला पेपर भी चिपका दिया और ब्लैंक पेपर भी चिपका दिया। और जब वो क्लास से छूटा तो भागा भागा गया नोटिस बोर्ड पे और उसने देखा कि वो पूरा ब्लैंक पड़ा है अभी भी। तो उसने सोचा कि चलो एक दिन और रखता हूं, एक दिन और रखा उसने, फिर भी ब्लैंक। तो वो अपने पापा को पूछता है कि पापा मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं, ये हो क्या रहा है। छोटा बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था, और उसने हमारा ट्रेनिंग नहीं लिया था, तो उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ था अभी तक। तो उसके पापा ने उसको बोला कि बेटा ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, ये काला सच है दुनिया का, कि गलती निकालने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके अंदर कोई प्रतिभा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग गलती निकालते हैं ना, उसमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो गलती वाला काम भी कर सके। तो तुम उससे 2 कदम आगे हो कि तुमने काम तो किया। तो कई बार दोस्तों हमें लोग सलाह देते हैं ना, जैसे हम किसी को प्लान दिखाए, माई रिसर्च का प्लान दिखाया किसी को कि ऐसे ऐसे करो, आपको कार फंड मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कामयाबी मिलेगी आपको। तो वो लोग ऐसे ना चौधरी बन के हमको सलाह देते हैं कि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, पैसा ऐसे नहीं आता है, गाड़ी बंगला ऐसे नहीं आता, 1 लाख ऐसे नहीं आता है। लेकिन आज हमें इस कहानी के माध्यम से ये समझ लेना है कि वो जो बोल रहे हैं ना ऐसे नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता है कि कैसे आता है। बस उनको ये खाली बोलना आता है कि ऐसे नहीं आता है। ठीक है ना? तो जब भी आपको कोई गुब्बारा दिखाई देता है, तो गुब्बारे को देख के आप चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, आपको उस गुब्बारे को पिन मारने का ही मन करता है। ठीक है, ये एक इंसान की कॉमन साइकोलॉजी है। आपको, मुझे, हम सबको, मैं भी आ गया उसमें। मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ। ठीक है। ये इंसान का नेचर है कि भाई जब भी कोई आदमी एक्साइटेड होता है, मोटिवेटेड होता है, मोटिवेशन से भरा होता है, उम्मीदों से भरा होता है, उसकी उम्मीदों का गुब्बारा जब फुला हुआ होता है, तो दुनिया भर में उसमें लोग उसको पिन मारने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। अब दोस्तों कल हमारी बातचीत हो रही थी हमारे एक साथी के साथ कि सर हमारी टीम में काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग अभी मीटिंग सेमिनार भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या टॉपिक के ऊपर बातचीत करना चाहिए। तो मैंने लगभग उनके साथ 15-20 मिनट बातचीत की और उससे ये टॉपिक निकल के आ गया कि भाई एक सफल शुरुआत कैसे करें। तो जब भी आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स हो रही है, तो जैसे मैं तो सिखाता हूँ सिस्टम का निर्माण कैसे करें। तो सिस्टम का निर्माण करने का मतलब है कि भाई आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको आप बेसिक ट्रेनिंग्स उनको आप कैसे दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उनके साथ कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उन लोगों के लिए एवरी 15 डेज, ठीक है, आपका जो सेमिनार होता है 15 डेज होता है या मंथली सेमिनार होता है, कोशिश कीजिए कि 15 डेज में हो, फिर आगे जाके आपको उसे वीकली बेस पे भी लेके आना है। ठीक है। तो वो जो सेमिनार होता है, सेमिनार में हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक प्लान शो करते हैं। एक आदमी स्टेज पे जाता है, एंकरिंग करता है, होस्टिंग करता है, फिर कोई प्लानर आता है, वो स्टेज पे जाके प्लान दिखाता है। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स होते हैं, 1-2 प्रोडक्ट के डेमो होते हैं। उसके बाद जो अचीवर्स होते हैं वो अपना अपना बात यहाँ पे बताते हैं। कोई बोलता है कि मैं रॉयल्टी होल्डर बन गया, कोई बोलता है मेरी टीम में एक रॉयल्टी होल्डर है, मैं तो गोल्ड डायरेक्टर बन गया, कोई बोलता है मुझे 5,000 इनकम आया, कोई बोलता है मुझे 10,000 आया, कोई बोलता है मुझे 20,000 इनकम आया, कोई बोलता है मैंने लैपटॉप अचीव किया, कोई बोलता है मुझे बाइक अचीव किया मैंने, फिर कोई कार अचीवर होता है। उस टाइप से एक सेमिनार हमारा होता है। ठीक है ना? तो वो सेमिनार का हमारा एक पर्पस होता है कि उसमें जो हमारी सिस्टम में जो अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम वहां पे आ रहे हैं, वो लोगों को हम बिजनेस में कैसे लेके आए। उस सेमिनार को खत्म करके फिर एक बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए कि भाई ये सेमिनार जो है आज 15 तारीख को हुआ है, तो 1 तारीख को पहले हुआ था, फिर 15 तारीख को हुआ। तो 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को एक बेसिक ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या बातचीत करना चाहिए? तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात उनको बतानी चाहिए कि भाई आपने जिस सिस्टम में आप जुड़े हैं, जहां पे आपने प्रोडक्ट लिया है, जहां पे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, आपको एक आईडी नंबर मिला है, उस कंपनी का नाम है माई रिचार्ज आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। ये एक इंडियन कंपनी है। ठीक है। हमारा हेडक्वार्टर जयपुर में है। और जैसे आप इस कंपनी के यूजर बने हैं और साथ में बिजनेस करना चाहते हैं,
ऐसे हिंदुस्तान भर के अलग अलग स्टेट से लोग इसके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। मैं जब कोई भी नई जगह पे ट्रेनिंग लगाने के लिए जाता हूँ ना, जहाँ पे नई नई टीम बनी होती है, जैसे मान लीजिए 100 या 150 लोग आए, लेकिन वहां पे मेरा फर्स्ट मीटिंग हो रहा है, जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि 150 में से नए लोग कितने हैं? बोला सर इसमें से 100 लोग बिल्कुल नए हैं, जो पिछले 2-3 महीने में हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरा पहला टॉपिक ये होता है कि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है। माई रिचार्ज कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। एक होता है ना कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि सर देखिए एक नया कंसेप्ट आया है, ऐसा ऐसा करके कोई लॉन्च किया है और ऐसा ऐसा करने का प्लानिंग है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा। लेकिन माई रिचार्ज ऐसा नहीं है, ये तो एक ऑलरेडी सक्सेसफुल कंसेप्ट है। ठीक है ना? तो इतने साल हो चुके हैं हम लोगों को, और आज इस कंपनी में इतने लाखों यूजर है और इतने लोग जो है वो कामयाब हो चुके हैं। वो वहां से मैं शुरू करता हूँ, जिससे जो नए लोग आते हैं ना उनका एक क्लियर हो जाता है कि भाई मैं जिस कंसेप्ट में आया हूँ वो तो ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा है। 15 सालों से ऑलरेडी चल रहा है। ऑलरेडी इतने लोग करोड़पति बन चुके हैं, ऑलरेडी इतने लोग थाईलैंड जा चुके हैं, सिंगापुर जा चुके हैं, दुबई जा चुके हैं, ऑलरेडी इतने लोग रॉयल्टी ओनर बन चुके हैं, इतने लोग ट्रायल फंड, कार फंड, हाउस फंड ले रहे हैं, ऑलरेडी लोग करोड़पति बन चुके हैं, लोग महीने लाखों रुपया कमा रहे हैं। ठीक है ना? मैं 10,000 से शुरू करता हूँ कि 10,000 कमाने वाले कई सारे लोग हैं, फिर 20-25 हजार कमाने वाले इतने, फिर 50,000 कमाने वाले भी है। फिर आपको लगता है आपको लाख रुपया आएगा, तो देर आर सो मेनी पीपल कि जो लाख रुपया कमा रहे हैं, 5 लाख कमाने वाले हैं, 10 लाख कमाने वाले हैं। तो पहला आपको उनको ये बताने की जरूरत है कि वो जहां पे आए हैं, जिस सिस्टम में आए हैं, उस सिस्टम का पोटेंशियल क्या है। हमारी कंपनी के बारे में उनको सबसे पहले बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आप सर्टिफिकेट्स वगैरह भी वहां पे बता सकते हैं कि देखिए ये पूरी तरीके से एक लीगल कंसेप्ट है, इसके सारे सर्टिफिकेट्स जो है आप देख सकते हैं। साथ में आप इसे जो है हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद उनको एक दिन एकदम ये बताना चाहिए कि भाई हमारी कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए आपके साथ जो लोग जुड़े हैं ना, वो कोई 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट लेके जुड़े होंगे, कोई तो सिर्फ मांगोल और तुलसी लेके ज्वाइन करे होंगे आपके साथ। अब उसको तो पता ही नहीं कितने प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए आप एक जब प्लान दिखाने के लिए बैठते हैं तो आपका एक बेसिक टारगेट है कि भाई हम जो प्लान दिखाते हैं तो इस आदमी को ज्वाइन किया जाए और जितना जरूरी है उतना दिखाया जाए। ठीक है ना? जैसे 10 मिनट बात करने से कोई आदमी अगर जुड़ने को से रेडी है, तो उसको फिर 2 घंटा बात करने की क्या जरूरत, उसको फिर 3 घंटा बात करने की क्या जरूरत है। तो आपने उसको 10 मिनट में, 20-30 मिनट में, या आपने 1 घंटा भी बातचीत किया, तो उसमें आप उसको हर प्रोडक्ट के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे। इसीलिए सेमिनार में चाहे ट्रेनिंग करो, चाहे आप सेमिनार करो, चाहे वर्कशॉप करो, एक भी अच्छा इवेंट जिसको बोलते हैं ना, वो एक भी इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे आपके प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले ना हो। ठीक है? तो उनको ये बताना जरूरी है कि हमारे टोटल कितने प्रोडक्ट्स है। ये दूसरा टॉपिक है जो नए लोगों को आपको बताना चाहिए। आपके साथ कोई लोग जुड़े हैं, आपका सेमिनार अभी आने वाले 15 दिन में नहीं है, तो आप सेमिनार का इंतजार ना करें, आप उनके घर पे एक 1-to-1 मीटिंग करें। मैं यहां तक कहता हूं जैसे हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए मीटिंग करते हैं ना, कि सर मैं आपको मिलने को, चलो हम लोग मिलते हैं, उसने बोला ठीक है मेरे घर पे आ जाओ, तो हम लोग घर पे चले जाते हैं और प्लान दिखाते हैं। तो अगर उनको ज्वाइन करने के लिए हम एक मीटिंग कर सकते हैं, हम 2 घंटा ट्रैवलिंग कर सकते हैं, 1 घंटा उनके घर पे बैठ सकते हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद भी एक बार बैठना चाहिए। ठीक है ना? उनके घर पे गए, बैठे, उनको पूरा लिस्ट दिखाया, देखो ऐसे ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट है, और आपके घर में अगर किसी को ये समस्या है तो उनके लिए भी हमारे पास आयुर्वेदिक समाधान है। ठीक है? तो ऐसे करके आप जो स्मार्ट कंज्यूमर से नहीं जुड़ा है उसको स्मार्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स है और वो चीजें बताना जरूरी है। साथ में कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस भी आप दिखा सकते हैं अगर आप उनके घर पे गए हैं तो। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि नए लोगों को आप बताइए डीपी क्या होता है, बीवी क्या होता है, और एमआरपी क्या होता है। उनका फुल फॉर्म भी पता है। डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। आप तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है सर, क्योंकि जो 600 बीवी करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है ना? तो आपने उनको डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बता दिया कि सर डीपी प्राइस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, और एमआरपी क्या होता है। तो आपने ये सारी चीजें उनको बतानी है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, दुनिया में बिना बताए लोगों को पता नहीं चलता है। हमें लगता है यार ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, तो उसको पता होगा। नहीं, फर्स्ट टाइम तो आपको बताना पड़ेगा कि हर प्रोडक्ट का एक डीपी होता है, हर प्रोडक्ट का एक बीवी होता है, हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है। तो यहां से आप रिटेल प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप उनको कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताएं कि देखिए ये एक पर्सन है। मान लीजिए कि आप उनको वासुदेव जी के बारे में बता रहे कि वासुदेव घोष करके एक हमारे जबरदस्त लीडर है जो वर्धमान में रहते हैं, और उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। इस सिस्टम से जो है वो 10 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ठीक है? आप उनको अभिजीत नंदी के बारे में बता सकते हैं। आप उनको
और बड़े लीडर्स के बारे में बता सकते हैं। खास करके यहाँ पे चुनाव किसका होना चाहिए, जो उनको रिलेट करता है। मान लीजिए एक आदमी नौकरी करता है तो उनको लती गुलजी के बारे में बताइए, ठीक है ना। आप अपने अपलाइन के बारे में जरूर बताएं, आपके अपलाइन में जो डायमंड डायरेक्टर है, डबल डायमंड डायरेक्टर, उनको उनके बारे में पहले बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि देखिए वो उनके पास पहुंचने वाले हैं ना, उनकी ट्रेनिंग में ये बंदा जाने वाला है, तो उनके बारे में आपने बताया होगा, तो उनकी एक इमेज आपने क्रिएट की होगी ना कि ये एक जबरदस्त लीडर है, हमारे अपलाइन में है, डायमंड डायरेक्टर है, आज की डेट में महीने में 50,000 प्लस इनकम करते हैं। वो आपको जो प्लान में दिखाया था ना, ट्रैवल फंड, कार फंड, वो ये फंड ले रहे हैं, वो फंड ले रहे हैं, वो यहाँ पे दुबई भी जा चुके हैं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि वो सीनियर का जब भी कोई मीटिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, तो ये आदमी तुरंत से रेडी हो जाएगा, बोला मुझे आना है सर, मुझे लेके जाइए, मुझे उनको मिलना है। ये क्रिएट करना है आपकी ड्यूटी, ठीक है ना। देखिए मैं आपकी टीम में फर्स्ट टाइम आ रहा हूं, फर्स्ट टाइम, पहली बार आपने 100 लोग इकट्ठा किए, मैं पहली बार आपकी टीम में आ रहा हूं, ठीक है। तो लोग मुझे कितना सुनेंगे ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये आपने उनके दिमाग में मेरी क्या इमेज क्रिएट की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये साइकोलॉजी है। आप मुझे एक आदमी को, मान लीजिए एक आपका कोई साथी है, उसको मुझे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए मेरे पास लेके आ रहे हैं कि चलो भाई कंपनी के नेशनल ट्रेनर है, उनको मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। तो आप दोनों आ रहे हैं, रास्ते में आपने उसको बताया कि चेतन सर जो है ना वो बहुत ही गुस्से वाला है, वो बात बात पे गुस्सा करते हैं और एकदम गुस्सा करता है। तो फिर मैं कितना भी प्यार से बात करूंगा ना, लास्ट में आदमी क्या बोलेगा, हाँ गुस्से वाला तो था, क्योंकि आपने उसको चश्मा पहना दिया पहले से। लाल कलर का आप चश्मा पहनोगे तो दुनिया पीली नहीं दिखाई देगी, दुनिया आपको लाल ही दिखाई देगी, क्योंकि आपने लाल कलर का चश्मा पहना है, ठीक है ना। पीले कलर का चश्मा पहनोगे तो दुनिया पीली दिखाई देगी। तो आप क्या चश्मा पहनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी को मिलता हूं, या आपके अपलाइन, आपके सीनियर, आपके डायमंड डायरेक्टर, आपके डबल डायमंड डायरेक्टर किसी को मिलते हैं, उससे पहले आपकी एक ड्यूटी है कि उनके बारे में एक इमेज क्रिएट की जाए। इसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप किसी इंसान को मिलाते हैं तो उसके बारे में पहले एक इमेज क्रिएट करें, आइडेंटिफाई करें उसको। आप उससे कोई बुक देने वाले हैं तो उसके बारे में भी पहले एक इमेज क्रिएट करें कि आज मैं आपको एक ऐसी बुक दिखाने वाला हूं, जो बुक अगर आपने पढ़ ली तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो जब वो आदमी इस बुक को पढ़ने के लिए पहला पन्ना खोलेगा ना, उसके पहले सोचेगा कि ये बुक मुझे करोड़पति बनाने वाली है। तो उसकी जो पढ़ने की, देखने की, सोचने की इंटेंसिटी एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, ठीक है ना। और अगर आपने बोला कि भाई ये बुक है, टाइम मिले तो पढ़ लेना, तो वो नहीं पढ़ने वाला। आज व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने लोगों का इतना टाइम लेके रखा है कि लोगों को टाइम मिलने वाला ही नहीं है, ये फाइनल। ठीक है। तो आप कोई बुक देते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करें, आप कोई मीटिंग का पास दे रहे तो उसको आइडेंटिफाई करें कि ये मीटिंग जो अटेंड कर लेगा वो इंसान अगले स्टेप पे चला जाएगा, उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, उसके जीवन से पैसों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इस अपलाइन को जो मिल लेगा वो इस बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर बन जाएगा। ऐसे करके आप अपने सीनियर के बारे में, जब मीटिंग नहीं है तब भी आप आइडेंटिफिकेशन करना शुरू करें, जिससे कि जब भी मीटिंग हो तब वो बंदा तुरंत बोले कि हाँ भाई मुझे इनकी मीटिंग को अटेंड करना है, मुझे इनकी ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या क्या बताना है वो बता रहा हूं, काम कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो थोड़ा आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी हमें कितना, कितने परसेंटेज का पार्टनर बनाती है, ठीक है ना। हम कंपनी के कितने परसेंटेज के पार्टनर हैं, और वो जो परसेंटेज है वो कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। इन शॉर्ट आप उनको बताइए कि हमारे दो सेगमेंट है इनकम के, एक है हमारा परफॉर्मेंस बोनस और दूसरा हमारा रॉयल्टी प्लस फंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि भी परफॉर्मेंस बोनस आपको कैसे मिलता है। मैंने अक्सर देखा है कि जहां पे ट्रेनिंग होती है वहां पे भी प्लान शो होता है स्टेज पे, कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन प्लान शो करने का मतलब क्या है। प्लान शो का मतलब है कि भाई इस मीटिंग में कुछ नए लोग आए हैं जो अभी तक हमारे सिस्टम में नहीं जुड़े, अगर उनको एक बार प्लान पता चल जाएगा तो वो आज हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन एक रेशियो देखिए आप कि अगर आपकी मीटिंग में 100 लोग हैं तो वो नए लोग कितने हैं, क्या दो है, तीन है, चार है। तो तीन चार लोग हैं तो उनके लिए फिर वो बाकी के 96 लोगों को टाइम क्यों खराब करना है। तो यहाँ पे फिर कई साथी ये कहते हैं कि सर एक्चुअली ऐसा है कि हमारे जो साथी जुड़ चुके हैं ना उनमें से भी कई लोग को प्लान नहीं पता है, वो जुड़े हैं लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता है। तो ठीक है आपने प्लान दिखा दिया, लेकिन प्लान दिखाना और प्लान समझाना ये दोनों अलग चीज है, ठीक है ना। आप मेरे सामने बैठे, मैंने आपको प्लान दिखा दिया, तो वहां पे मैं शुरू करूंगा ड्रीम क्या होता है, नीड क्या होता है, जिंदगी में बड़ा पैसा कैसे कमाए, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है,
पहला बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट, चौथा बेनिफिट, माई रिसर्च कंपनी के बारे में बताया। लेकिन प्लान समझाने का मतलब क्या होता है कि कंपनी आपको किस माध्यम से पैसा देती है, तो वहां पे आप परफॉर्मेंस बोनस उनको समझा रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज समझा रहे हैं उसको कि भाई ये परफॉर्मेंस बोनस आपको महीने में 5 बार मिलेगा। कौन कौन सी तारीख को उसकी डायरी में लिख के दिया कि भाई हमारी फर्स्ट जो साइकिल है वो 1 से लेकर 6 तारीख को, 7 तारीख को पेमेंट मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? ई वॉलेट में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपने उनको बताई। उसके बाद जो हमारा ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी, वो है मंथली मिलता है। वो पूरा महीना खत्म होने के बाद, महीने के बाद 3 तारीख को, अगले महीने 3 तारीख को मिलता है। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस बोनस उनको कैलकुलेट करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके काउंट होता है। एक बार उनको भी पूछा, तो ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले एक टीम में गया था, तो वहां पे एक साथी थे, उनको पूछा कि सर एमरल बनने के लिए कितना लाख क्वालिफाई करना चाहिए? बोला 8 लाख। 8 लाख क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है। तो कई ऐसे साथी है जिनको नहीं पता है। यहाँ पे दो चीजें, या तो उन्होंने डिटेल में पूछा नहीं, या उनके अपलाइन ने उनको बताया। तो ये क्लियर करना जरूरी है कि भाई ऐसे ऐसे करके परफॉर्मेंस बोनस काउंट होता है। ठीक है ना? उसके बाद पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि टेक्निकल चीजें बताइए। उनके फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कराना, लॉगिन करना बताइए। ठीक है? कहाँ से ई वॉलेट ओपन होगा, कहाँ से और चीजें देखी जा सकती है, आप अपना लेग वाइज रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें बताइए उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको ट्रांजेक्शन पासवर्ड बताइए कि ये देखिए जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है ना, उससे क्या क्या किया जा सकता है। ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये आपके पास होना चाहिए। आप अभी इसी वक्त इसको बदल दीजिए, और मुझे भी मत बताइए, लेकिन अपनी डायरी में कहीं पे लिख लीजिए। क्योंकि आप भूल जाएंगे तो ये भी मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत होगी, कस्टमर केयर में बातचीत करना पड़ेगा। तो आप लोगों को टेक्निकली स्ट्रांग बनाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? फिर उनके साथ आपने जब ये ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग हुआ है, जिसमें कोई लीडर आया था, उसने अपनी कहानी बताई कि भाई कैसे मैंने शुरुआत की थी, शुरुआत में मुझे क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानी हुई। ठीक है ना? और फिर वो समझाता है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, मार्केट मेंटालिटी क्या होता है, मार्केट बिहेवियर क्या होता है। 10 में से कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सुनना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है ना? इस बार जो ग्रोथ मास्टरी हुआ था, उसमें एमडी सर ने बहुत आसान तरीके से इसको क्लियर कर दिया कि फिर रिजेक्शन क्या है। सर ने बताया था कि वो जयपुर से एक फ्लाइट लेके आए कोलकाता में, तो जयपुर से बहुत सी फ्लाइट कोलकाता आती है, तो उन्होंने एक फ्लाइट को सिलेक्ट किया, तो मतलब बाकी फ्लाइट को रिजेक्ट किया, तो वो लोग अपने बिजनेस को बंद नहीं कर देंगे। ठीक है ना? जैसे आपने जो है सैमसंग का मोबाइल लिया, तो आपने नोकिया, उसके बाद और जो कंपनी है, वो सारी कंपनी को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब नहीं कि वो लोग मोबाइल बनाना बंद कर देंगे, तो उनको ये, लेकिन ये देखिए इतनी सिंपल बात है, फिर भी अंडरस्टूड नहीं है, क्योंकि नया आदमी सोचता है सब लोग जुड़ जाए, बस आज के आज ही मैं डायमंड बन जाऊं, उसको ये नहीं पता है ना। तो आपने उनको ये सारी चीजें बताई, और कि भाई ये कॉमन है। फिर आप उनके साथ बैठ के उनको क्या करेंगे, उनको डायरी परचेज कराएंगे। ये लीडर की जिम्मेदारी है, लेकिन डायरी परचेस कराने से पहले आप अपनी डायरी पहले दिखाएंगे, देखो ये मेरी डायरी है, इसमें मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हैं। ठीक है ना? मेरा एक लिस्ट बना हुआ है, इतने लोगों को मैंने अप्रोच किया, इतने लोग मेरी टीम में जुड़ गए, इनको मुझे फिर बात करनी है। तो ऐसे पेपर पे सोचते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए हम लोग इस बिजनेस में इसीलिए है कि जो 40 साल में पैसा नहीं मिलता है, वो 4 साल में मिल जाएगा। तो जब 40 साल की अचीवमेंट 4 साल में करनी है, तो 40 साल की मेहनत भी 4 साल में करनी पड़ेगी ना। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। तो स्मार्ट वर्क करेंगे तो कैसे होगा? ऐसे होगा। लती गुरु जी ने बहुत शानदार बताया था कि मजदूर कौन है? जो हाथ से पैसा कमाता है। एक आदमी सिर्फ हाथ से ही पैसा कमाता है, यानी शारीरिक यूज करके पैसा कमाता है। ठीक है ना? 70 किलो शरीर का इस्तेमाल करता है। फिर एक क्या करता है, यहां से ऊपर का यूज करता है, 70 ग्राम दिमाग का यूज करता है। वो उसको बॉडी भी यूज करनी पड़ेगी, उसको हाथ भी चलाने पड़ेगी, लेकिन साथ में वो दिमाग भी चलाता है। तो इसको हम स्मार्ट वर्क कर कहते हैं। ठीक है? लेकिन हमें माई रिचार्ज में क्या करना पड़ेगा? हमें हाथों को भी यूज करना पड़ेगा, हमें माइंड को भी यूज करना पड़ेगा, और साथ में हमें दिल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मन से भी काम करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार मैसेज दिया था लती गुंजी ने इस मीटिंग में। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप। फिर हम, अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं पता है? बोलते हैं कि अब हम 500 लोग का लिस्ट बनाएंगे। क्या करते हैं? 500 लोग का लिस्ट बनेगा, और वहां से 99% चांस है वो आदमी भाग जाएगा बिजनेस से। बोला यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन ये आदमी पीछे ही पड़ गया, मेरे 500 लोगों के नाम लिखने हैं। ठीक है? तो सर क्या बताते हैं, एमडी सर क्या बताते हैं कि भाई पहले आसानी से शुरू करो। पहले आप सिर्फ 40 लोगों का लिस्ट बनाओ, और वो 40 लोग का लिस्ट बनाने के लिए आपको उसे कोई भारी भरकम टास्क देने की जरूरत नहीं। आपको भी दुनिया भर की मेहनत करने की जरूरत। आप बैठे कि चलो सर 40 नाम लिखने, अभी लिख लेते हैं।
लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो आप सभी लोगों को हमने कई बार दिया हुआ है, आपके अपलाइन अपने सीनियर से आपको मिल जाएगा। वो आगे पीछे अगर आप जेरोक्स करोगे तो एक ही पेपर में आ गया, ऊपर में उनका नाम वगैरह आ गया, वो जो है पूरा फॉर्मेट बन गया है। सीरियल नंबर हो गया, नाम हो गया, रिलेशन हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एज हो गया, प्रोफेशन हो गया, इनकम हो गया, एरिया हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है ना, सारी चीजें आपने वहां पे लिख ली। तो 40 लोग का नाम लिख लिया। अब उनको बोलिए कि सर हम लोगों को क्या बताने वाले हैं कि दुकान बदलने के 10 फायदे हैं, ठीक है ना। दुकान बदलने के क्या है, 10 फायदे हैं। तो ये 10 फायदे, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मान लीजिए कि ये फोन है, ठीक है, ये आईफोन है मेरा। तो मैं एक दुकान पे गया कि मुझे फोन खरीदना है, तो बोला ठीक है, कितना रुपया होगा, फॉर एग्जाम्पल 1,10,000। क्या बेनिफिट है, क्या ऑफर है, बोला कोई ऑफर नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है, अभी कोई स्कीम नहीं चल रहा है। अच्छा, दूसरी दुकान में गया मैंने बोला कि सर मुझे फोन खरीदना है। बोला ठीक है सर, मिल जाएगा, कौन सा फोन है, आईफोन है, क्या प्राइस है, 1,10,000। इसमें मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, बोला आपको हम 2,000 रुपये डिस्काउंट दे देंगे, हमारा जो डीलरशिप बोनस होता है उसमें से हम कम करके दे देंगे 2,000 बेनिफिट। और और तो क्या देंगे, इसका चार्जर जो है वो 2,000 का आता है, वो भी आपको इसके साथ फ्री दे देंगे, और इसमें टफन ग्लास लगा देंगे, चलो, और कवर भी दे देंगे, चलो, अब इसे आगे नहीं दे पाएंगे। अब आप बोलिए मैं कहां से लूंगा, पहली दुकान से, दूसरी दुकान से, डेफिनेटली दूसरी दुकान से लूंगा, ठीक है। तो 4 बेनिफिट है, कस्टमर को तो सामान खरीदना है, तो हमारा एक आदमी दुकान से सामान खरीदता है और माई रिचार्ज से खरीदता है, तो माई रिचार्ज में फ्री प्रोडक्ट मिलता है, इधर फ्री प्रोडक्ट भी नहीं है, इधर डीपी प्राइस पे मिलता है, उस पर एमआरपी पे मिलता है, इधर इधर कोई डिजिटल बेनिफिट नहीं, वहां पे डिजिटल बेनिफिट, माई रिचार्ज में डिजिटल बेनिफिट है, दुकान पे डिजिटल बेनिफिट भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलेंगे, वहां केमिकल वाले मिलेंगे। यहाँ पे महीने में 5 बार पैसा कमाने का मौका फ्री मिलेगा, वहां पे आप जिंदगी भर के लिए कस्टमर रहते हैं, बिजनेस में नहीं बनते। यहाँ पे आपको जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग फ्री मिलेगी, वहां पे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको लाइफ टाइम वही एक कस्टमर बना के रखेंगे। यहाँ पे ट्रैवल फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, महीने 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया कमा सकते हैं, आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये 10 डिफरेंस है। तो अगर ये 40 लोगों को हमने ये 10 फायदे बताए कि दुकान बदलने से 10 फायदे मिलेंगे, साथ में पैसा भी मिलेगा, तो 40 में से कितने लोग दुकान बदलेंगे, तो आपका साथी क्या बोलेगा, बोला सर 40 के 40 बदल देंगे। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को बोला नहीं हमको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, तो बोला सर फिर भी 30 तो बदल देंगे। अच्छा, 20, बोला 20 तो सर, 20 तो 100%, 50% लोग तो लेंगे। बोला 10 लेंगे, 10, बोला 10 तो सर 100% लेंगे। उसको बोलो सर हमारा टारगेट सिर्फ 4 लोगों का है। तो बोलिए आसान है कि बहुत आसान। बोला सर ये 4 तो मैं आज ही कर दूंगा सर, क्या बात करते हैं, आज ही कर देंगे 4। तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसको एकदम मतलब उसके माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर रहा हूं कि ये बहुत आसान है। लेकिन एक आदमी क्या कर रहा है, 500 लोग का लिस्ट बनाओ और बोले सबको ज्वाइन कराएंगे हम, सबको ज्वाइन कराएंगे, ये क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा कंसेप्ट है, लोग क्यों मना करेंगे। तो फिर जब पहले 4 लोग मना करते हैं ना, तो आपका जो साथी है ना उसका टाइम टाइम फिक्स हो जाता है कि यार सर तो बोलते थे 500 ज्वाइन कराएंगे, 4 ने मना कर दिया, 6 फोन नहीं उठाते, 10 ने फोन पे मना कर दिया, ये तो कैसे चलेगा। तो आप एक लीडर के रूप में अपने कंसेप्ट को आसान बना के प्रमोट कर रहे हैं या मुश्किल बना के प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक साथी ने पूछा था, तो सर क्या हमें 4 लोगों को ज्वाइन कराना है, नहीं भाई, हम मना थोड़ी करेंगे अगर 40 में से 30 ज्वाइन करना चाहते हैं तो। लेकिन हम हमारा जो हॉटलाइन है उसका प्रोग्रामिंग क्या कर रहे हैं कि ये तो बहुत आसान है, अगर तुम्हें 10 में से 9 लोग भी मना कर देंगे तब भी तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि 40 में से 4 चाहिए। तो क्या हुआ कि पहले 3-4 प्लान में 2 लोग जुड़ गए। अब आप उसको बोल रहे सर आपने 40 लोग की लिस्ट बनाई थी, उसमें हमें 4 का टारगेट था, अभी तो 4 में से 2 जुड़ गए, आप 50% टारगेट अचीव कर लिए। मतलब क्या है जानते हैं सर, आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसको हम समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा माई रिचार्ज बहुत तेजी से चल रहा है, हम ये नहीं बोल रहे माई रिचार्ज बहुत तेजी से चल रहा है, तुम्हारा माई रिचार्ज बहुत तेजी से चल रहा है। अब उसके दिमाग में चल गया यार मेरा तो बहुत फास्ट चल रहा है बिजनेस। अभी वो आप जब किसी को प्लान दिखाएंगे ना तो वो भी लास्ट में बोलेगा आपको पता है मेरे 2 लोग जुड़ गए, क्योंकि उसको लग रहा है बहुत बड़ी बात हो गई, 2 लोग जुड़ गए मेरे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने 2-4 लोग को जोड़ा, 6 लोग को जोड़ा, 8 लोग को जोड़ा, ठीक है, 10 को जोड़ा, धीरे धीरे आप उसे डुप्लीकेट भी कर रहे हैं। अब जब उनके साथ ही जुड़ते हैं, उनके साथ भी आप मीटिंग कर रहे हैं, उनको भी सारी चीजें बता रहे हैं, उनका भी 40 का लिस्ट बनवा रहे हैं,
अब इनको आपने समझाया सर देखिए अब 40 का लिस्ट मान लीजिए खत्म हो गया और 40 का लिस्ट खत्म होते होते आपने 10 या 15 लोग को ज्वाइन कर दिया। आप उनको समझाइए कि सर देखिए आपने सिर्फ 40 लोग का लिस्ट बनाया था और आपकी टीम में 15 लोग जुड़ गए, आपके 3 या 4 लेग भी बन गए, लेकिन अभी हमें इसे मजबूत करना है। तो आपके फोन में कितने नाम है? मेरे मेरे वो बोलता है मेरे फोन में तो सर 500 नाम है, 800 नाम है, 1000 नाम है। उनमें से कितने लोग हैं जिनको पैसा कमाने की जरूरत है? सबको जरूरत है। उनमें से कितने लोग हैं जिनको अपने हेल्थ की जरूरत है, अपने परिवार को हेल्थी देखना चाहते हैं? सब। तो सर किसने रोका है? चलो इस लिस्ट को बड़ा बनाइए आप। अब तो आप खुद बना सकते हैं, मैं आपको वो पेपर दे देता हूँ, आप जेरोक्स निकाल दीजिए और इसको आप 100 का कर दीजिए। तो अब सच बताऊं मैं आपको, ये आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है, वो कर ही लेते हैं कि यार 40 लोग का नाम लिखा, 15 लोग जुड़ गए, तो मुझे नाम लिखने से कौन मना करता है, चलो और लिख देते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या है? मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना? फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आज तो सुबह मजा आ गया सर। बोला क्या हुआ? सर आज सुबह जो जूम मीटिंग थी ना, उसमें तो एमडी सर ने ये बात बताई, वो अरे सर इतना मजा आया, बहुत मजा आया। आप उसको ये नहीं बोलते जूम मीटिंग अटेंड करो, आप उसको इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हो। अच्छा सुबह में जूम मीटिंग थी? हाँ सर, हमारी कंपनी में रोज सुबह में 6:30 बजे जूम मीटिंग होती है, और उसमें वो लोग आते हैं जो इस कंपनी को लेके बहुत सीरियस होते हैं, जो अपने परिवार को लेके बहुत सीरियस। आप उसको अभी भी नहीं बोल रहे को आप आइए। आप यकीन मानिए, आप जब 2-3 बार बातचीत करोगे ना, तो वो बोलेगा सर इसको ज्वाइन कैसे कर। लेकिन जो बोलता है ना कि ध्यान कोड़े सुनबे, जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा वरना तुम कामयाब नहीं होगे, वो लोग फिर उनका फोन उठाना बंद कर देते। बोला यार ये तो मुझे शिकंजे में ले रहा है। साइकोलॉजी है, आप इसको समझिए। ठीक है ना? आप जब दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मान लीजिए कि आप महिला है, आप साड़ी खरीदने के लिए दुकान में गए, और आपने किसी साड़ी पे हाथ रख दिया कि ये साड़ी दिखाइए, उसने बोला मैडम वो छोड़ दीजिए क्यों, वो बिक गया है, वो एक ही पीस बचा था, कल ही आया था, 12 पीस का लॉट आया था, पूरा का पूरा बिक गया, लास्ट पीस है, आज सुबह एक मैडम बुक करा के गए, वो नहीं मिलेगा। अब आप 1000 साड़ी देख लो, आपका दिमाग वहां पे अटेंड, क्यों? वो अवेलेबल नहीं है ना, इसीलिए साइकोलॉजी है ये। और सेलिंग पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना? वो आपको बोला आप यही साड़ी खरीद लो, यही आपको लेना है, आप उसको जिंदगी में नहीं लेना, ठीक है ना? तो आप जो चीज जबरदस्ती देना चाहते हैं ना, वो लोग नहीं लेना चाहते कोई भी। चाहे वो बिजनेस की बात करो, चाहे वो खाने पीने की चीजों की बात करो। आपने किसी को बुलाया, उसके सामने पानी रख दिया कि आपको ये पानी अभी कभी पीना ही पीना पड़ेगा। आपके घर पे मेहमान आया, आपने उसके सामने पानी की बोतल भर दी कि आप अभी पहले पानी पीजिए और पीना ही पड़ेगा, बाकी सब बाद में। तो मेहमान भी एक बार सोचेगा पानी में कुछ मिलाया होगा इसने। बोला मुझे जबरदस्ती क्यों पिला रहा है, मुझे जबरदस्ती क्यों पिला रहा है, ठीक है ना? मैं आपको एक बात, जब यहाँ पे साइकोलॉजी की बात निकले तो एक घटना आपको सुनाता हूँ। मैं जब कॉलेज में था ना, कॉलेज में था, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पे तो मॉल कंसेप्ट नहीं था। मॉल, ये जो मॉल वगैरह होते हैं ना, शॉपिंग मॉल वगैरह, वो ऑनलाइन तो भूल ही जाओ, ठीक है, क्योंकि नया नया मोबाइल निकला था, तो फिर ऑनलाइन तो होगा ही नहीं, सीधी बात है। तो हम लोग क्या करते थे, जब मैं हॉस्टल में रहता था, तो हम में से जैसे किसी भी लड़के को कुछ भी खरीदना है, जूता खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, तो हम 4-5 दोस्त साथ में मिलके सिटी में जाते थे, मार्केट में। सिटी में मार्केट लगता है ना, जहाँ पे बहुत सी दुकानें होती है, बहुत से लोगों की भीड़ होती है, तो वहां पे चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाती। तो हम लोग जाते थे, तो शूज के लिए शॉप जो है, भवानी शूज मार्केट करके था, वो बहुत फेमस था बड़ौदा में। तो वहां पे हम लोग जाते थे। लेकिन उसका जो सेल्समैन था ना, वो बड़ा एकदम जबरदस्त स्मार्ट था। वो क्या करता था, जैसे आपको कोई शूज पसंद आ गया कि ये शूज मुझे खरीदना है, इसका कितना है, तो उसने बोला उसको 1200 रुपया। तो हम तो स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट को हम तो कोई शर्म रखते ही नहीं थे। हम जब 3 सवारी बाइक में जाते थे, पुलिस वाले रोकते थे, हम बोला सर स्टूडेंट है। मतलब पुलिस वाले को पता चल गया कि इसके पास पैसा तो होगा ही नहीं, तो हमको ऐसे ही जाए, स्टूडेंट है भाई जाओ, क्योंकि लाइसेंस भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा इसके पास, ठीक है। तो हम सीधा बोलते थे, वो बोलते 1200 रुपया, हम बोलते 400 रुपया। देखिए बार्गेनिंग का लिमिट देखिए, वो बोलते 1200, हम बोलते 400, 400 शुरू करते थे। लेकिन मैंने एक चीज नोट कर लिया कि वो सेल्समैन क्या करता था, वो बोलता 400 रुपया, ठीक है देता हूं, ये मिलेगा 400 में, ये नहीं मिलेगा जो आपने सिलेक्ट किया, ये तो 1200, इसका क्वालिटी देखिए, इसको ऐसे करता है, ऐसे करता है, इसका क्वालिटी ये नहीं मिलेगा, 1 रुपया कम में नहीं मिलेगा। और बड़ी मुश्किल से हम उसको 1000-1100 में लेके आते। तो ये उसका ट्रिक मुझे समझ में आ गया कि ये इसका आइडिया है। क्योंकि लेने वाला तो वही लेने वाला जो उसको पसंद है, जो नहीं पसंद है वो तो लेने वाला ही नहीं है, चाहे वो मुफ्त में मिल रहा हो, क्यों लेगा वो। अब मुझे जब जूता खरीदना था, हम लोग फिर गए,
मैंने क्या किया, जो शूज मुझे पसंद आ गया था ना, उसके सामने नजर घुमा दी, लेकिन उसको हाथ में नहीं पकड़ा मैंने। उसके बगल वाला शूज पकड़ा, मुझे ये खरीदना है। इसका कितना है? तो वो बोलता है ये 1100 का है। मैं बोला नहीं, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया दूंगा। बोला 500 रुपये में ये नहीं मिलेगा भाई साहब। वो बाजू वाला उठा लिया, ये मिलेगा 500। ला फिर यही चाहिए, दे दे भाई 500 में। फंस गया सेल्समैन बेचारा। उसका ट्रिक उसी के ऊपर अप्लाई कर दिया। वो थोड़ी देर तो सोचने लगा। मैं बोला लाओ भाई, ये लो 500 रुपया लाओ। पसीना आ गया उसको। उसका मालिक बोल रहे क्या हो गया, 500 में कैसे दिया वो जूता? मैं बोला पता नहीं, इसने दे दिया, अब आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज अगर मैं सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो उस आदमी को अगर पता चलेगा, तो उसको अफसोस नहीं होगा कि आज से इतने साल पहले कौन मुझसे 500 रुपये में जूता लेके गया। ठीक है? तो सेलिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल उसी तरीके से टीम बिल्डिंग भी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आप उनको बताइए यार, आज सुबह जूम मीटिंग में, जैसे आप मान लीजिए कि मुझे बसंत कुमार जी को किसी होटल पे खाना खाने लेके जाना है। मैं बोला अरे यार, एक होटल पे गया था, वहां पे क्या चाय मिलता है, मजा ही आ गया, ऐसा चाय जिंदगी में नहीं पिया। बोला सर कौन सा होटल है, कहाँ पे, वो कैसे मिलेगा? उसके बदले में उसको बोला जबरदस्ती लेके जाऊंगा, तो उसको बोले यार जबरदस्ती क्यों लेके जा रहा है? तो जूम मीटिंग में भी आप लोगों को ऐसे लेके आओ, धीरे 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 आएंगे। ठीक है ना? एकदम से नहीं आएंगे, लेकिन आपको कोशिश भी करना है। लेकिन कोई कोई साथी क्या करता है, तुम जूम में नहीं आता, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ। तो आप उसके लिए जूम का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। हमेशा के लिए रास्ता बंद नहीं करना है। नेटवर्किंग में एक उसूल होता है, रास्ता अपने दरवाजे खुले रखो। कि कोई अगर आना चाहे आपके बिजनेस में, कोई अगर आना चाहे आपकी मीटिंग में, आपकी जूम मीटिंग में, तो उनके लिए आपने रास्ते खुले रखना, दरवाजे खुले रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? एक आदमी बोलता है, गुरुजी को पूछता है कि गुरुजी मैं जो है सनलाइट को अपने घर में कैसे लाऊं? बाल्टी भर भर के लाऊं, रिक्शा में लाऊं, थैला भर के लाऊं, हाथ में हथेली में लाऊं, कैसे लाऊं? मेरे घर में सनलाइट नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो गुरुजी ने बोला तुझे सनलाइट को अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं, खाली खिड़की दरवाजे खोल दे, वो अपने आप अंदर आ जाएगी। ठीक है? और कोई तरीका ही नहीं है, तू नहीं ला सकता, वो आ सकती है। ऐसे आप लोगों को पकड़ के जबरदस्ती जूम में नहीं ला सकते, लेकिन आप खिड़की दरवाजे खुले रखो, बातचीत करते रहो, समझाते रहो, तो कभी ना कभी तो एक दिन जो है वो जूम में आएंगे। और इस तरीके से आपकी मीटिंग, सेमिनार, हर चीज में वो लोग आएंगे। ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुरुआत में हम 40 लोगों का लिस्ट बनाए, और 40 के ऊपर हम लोग बातचीत करें, और फिर उनको रीटारगेटिंग भी करें। जैसे 40 में से 10 लोग ऐसे जो प्लान देख के चले गए। रीटारगेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता नहीं, लोग एक बार में नहीं समझते। आपने एक बार प्लान दिखाया, जुड़ गया, नहीं जुड़ा छोड़ो इसको, ऐसा नहीं होता है। आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहो, कभी कोई सेलिब्रेशन का वीडियो भेजते रहो, कभी आप कोई इवेंट में गए हैं तो आपका कोई वीडियो बना है उसका लिंक भेजते रहो, कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसका लिंक भेजते रहो। खास करके आपके एरिया में कोई बड़ा सेमिनार ट्रेनिंग हो रहा है, तो वहां पे उसको इन्वाइट करो। फिर से आपका कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आप उनको जाके इन्वाइट कीजिए कि सर देखिए, आप जैसे साथियों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मुझे इस कंपनी में बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है, और मेरा सेलिब्रेशन होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी खुशी में शामिल होने के लिए इस मीटिंग में जरूर आएंगे। ये भी बहुत बड़ा मैसेज है। तो जो आदमी को आपने प्लान दिखाया था, ठीक है, आपने बाइक खरीदा, उसके ऊपर माई रिचार्ज लिखना बहुत जरूरी है। आई लव माई रिचार्ज लिख दीजिए, स्टिकर आपको मिल जाएगा, कंपनी से मिल जाएगा, आई लव माई रिचार्ज, आई लव MRPL। ठीक है ना? वो लैपटॉप पे लगा दो, आप बाइक पे लगा दो, स्कूटी पे लगा दो, अपनी गाड़ी पे भी पीछे लगाना जरूरी है। ठीक है ना? तो आप उसको जा रहे हैं कि देखो सर मैंने बाइक खरीद लिया, तो आदमी सोचता है यार ये प्लान मैंने देखा था, और मुझे लगा था कि ये नहीं चलेगा, लेकिन ये आदमी तो पैसा कमा रहा है, इसने तो बाइक खरीदा, इसने तो लैपटॉप खरीदा, उस पर भी लिखा है आई लव MRPL। फिर आपने अल्टो खरीदा, तब ज्वाइन कर लेगा, कब मना करेगा वो? पहले आपके बाइक पे जुड़ जाएगा, नहीं तो आपके लैपटॉप पे जुड़ जाएगा, नहीं तो आपकी गाड़ी पे जुड़ जाएगा। अल्टो भी गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। ठीक है ना? गाड़ी तो गाड़ी होती है। आप शुरुआत में एकदम बेस लेवल पे अल्टो लीजिए, वेगनर लीजिए, स्विफ्ट लीजिए, आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी तो आप 10 लाख की भी गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है ना? आजकल हमारे कई सारे साथी सीधी 12-15 लाख की भी गाड़ी लेते हैं, कोई बात नहीं, ले सकते हैं। कोई चीज महंगी नहीं है, आपकी इनकम बढ़ी है तो हर चीज सस्ती है। इनकम बढ़ा दो, हर चीज आपको सस्ती लगेगी। एयरपोर्ट में एक शोरूम है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, शोरूम है, मैं नाम भूल गया उसका, वहां पे पेन मिलता है, पेन 4 लाख रुपए की पेन मिलती है, 4 लाख रुपया। मैं बोला इसमें गोल्ड है? बोला नहीं, कोई गोल्ड नहीं है सर, 4 लाख रुपए की पेन। लोग खरीदते भी, 10,000 की पेन, 20,000 की पेन, 50,000 की पेन, 4 लाख की पेन खरीदते हैं। राडो की घड़ी 40 लाख की भी आती है। उससे भी महंगी महंगी भी कंपनियां हैं, राडो से भी महंगी महंगी कंपनियां हैं।
तो वो लोग क्यों बनाते हैं? लोग खरीदते इसलिए बनाते हैं ना। तो आपकी इनकम अगर बड़ी है तो हर चीज सस्ती है, ठीक है ना। तो दरवाजे खुले रखने, इस तरीके से नए लोगों के साथ काम करना शुरू करना है। आपके साथ एक नया साथी पहली बार टाई पहनता है, आप बोले अरे वाह क्या बात है सर, टाई किसी इंसान के ऊपर इतनी सूट कर सकती है, मैंने लाइफ में पहली बार सोचा, फर्स्ट टाइम, मजा आ गया सर। ठीक है, देखिए ये जो एप्रिसिएशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी आपके साथ जुड़ गया, मैंने बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशन, एक आदमी जुड़ गया आपके साथ। आप सोचिए एक आदमी 40 साल नौकरी करता है फिर भी उसके लिए काम नहीं, कोई काम नहीं करता है। ये एक इंसान है, इसका एक नेटवर्क है, इसका हजारों लोग इसको जानते हैं जिसको आप नहीं जानते, वो भी बिजनेस में आएंगे और उसका भी पैसा आपको मिलेगा। आज के बाद ये आदमी 2 घंटा भी माई रिचार्ज करेगा ना तो आपका बिजनेस डेवलप होगा। आप तो करेंगे ही करेंगे, वो करेगा, उसका भी आपको बेनिफिट होगा। आपने एक इंसान कमा लिया। आज लोग जिंदगी भर बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, खाना खिलाते हैं, उसके लिए सारा खर्चा करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का ध्यान रखेगा। लेकिन एक इंसान आपने खड़ा कर दिया जो काम करता है और आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपका टीम, आपका स्ट्रक्चर बनना शुरू किया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी पहली ज्वाइनिंग 1 महीने बाद आई थी, आपकी दूसरे दिन आ गई सर, आप मुझसे 30 दिन आगे चले गए, वाह। तो वो एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं, अभी तो एक ही जुड़ा है, एक से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, किच्चू हो ना, क्या हो गया, 10 लोग जुड़ गए तुम्हारी टीम में, लीडर बन गए तुम। तो उसको लग रहा है यार कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो बिजनेस ही नहीं हो रहा है, खाली 10 लोग जुड़े मेरे से, ठीक है ना। जैसे दो साथी है, दोनों ने प्लान दिखा है, तो एक आदमी को पूछा कि आपके आपके साथ कितने लोग जुड़े अभी। तो बोला सर मेरी तो छोटी सी टीम है। कितनी टीम है? 250 लोगों की टीम है सर, छोटी, बस 250 लोग, ठीक है, मजा नहीं आया। लेकिन दूसरे को पूछा सर आपके साथ कितने लोग जुड़े? सर मेरे साथ 22 लोग जुड़ चुके हैं, 22 लोग, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे 44 हाथ है, 22 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, 22 लोग जुड़ चुके। अब कौन सा ज्यादा लगा आपको, 250 या 22? ठीक है ना। तो आप ऐसे बातचीत करिए ना। जैसे आपके साथ कोई नया साथी जुड़ता है, उसका पहला ज्वाइनिंग आता है, कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, 5 रुपए की चॉकलेट खिलाओ ना भाई, कोई बात नहीं, 5 स्टार आ जाता है, पर्क आ जाता है 5 रुपए में। कि चलिए सर चाय पीते हैं, चाय पार्टी, पहला ज्वाइनिंग आ गया आपका, वेरी गुड। एक आया है तो 1,000 भी आए। तो ये एक लीडर की पहचान है। लीडर, देखिए लीडर की कोई फैक्ट्री नहीं होती है जहां पे लीडर बने, कि इस फैक्ट्री में लीडर बना जा रहा है, आप जाइए आपको 4 दिन में लीडर बना देंगे। इसका कोई इंजेक्शन भी नहीं आता है कि लीडरशिप का इंजेक्शन है, ये डुप्लीकेशन का इंजेक्शन है, ये प्लान शो का इंजेक्शन है। ऐसा होता तो हम आपको पहले अभी तक मार चुके होते, आपको लीडर बना चुके होते, ठीक है ना। ऐसे ही लीडर बनता है आदमी, ऐसे ही धीरे 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 धीरे। और एक चीज आपको याद में रखनी है कि नए आदमी को ये नहीं पता कि उसको क्या नहीं पता। ही डोंट नो व्हाट ही डोंट नो, उसको यही नहीं पता उसको क्या नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, वो कोरा कागज है, ठीक है। और उसको रिजेक्शन आने वाले हैं, हम सब लोग जानते हैं रिजेक्शन उसको आने वाले हैं। तो ये आपको थोड़ा पहले से बताना जरूरी है कि अगर हम 10 लोग को बात करेंगे तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ। मान लीजिए हम लोग अभी एक मैच दे रहे हैं, एक मैच देख रहे हैं, मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ठीक है। और ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, मतलब आज जो मैच जीता वो चैंपियन बन जाएगा, अगले 4 साल तक चैंपियन रहेगा वो। तो बहुत ही जबरदस्त टीम है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया भी जबरदस्त टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मैच जो है वो अपने अंतिम मुकाम पे है, मतलब लास्ट 6 बॉल्स बाकी है। ये लास्ट 6 बॉल्स डिसाइड करेंगे कि ये मैच कौन जीतेगा। और इंडिया का जो है जीतने के लिए 6 गेंदों में जो है 11 रन करने या 12 रन करने, और 9 विकेट डाउन है। मतलब अगली गेंद पे अगर विकेट चली गई तो इंडिया हार गया, मैच हार गया, साथ में वर्ल्ड कप हार गया, जो चैंपियन बनने वाला था वो नहीं बना। और अगली 2 गेंद में अगर 2 छक्के लग गए तो इंडिया जीत गया, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पहली गेंद जब वो बॉलर ऐसे दौड़ के आ रहा है और आप लोग मैच देख रहे हैं, एक आपके हाथ में, मान लीजिए कि एक हाथ में मांगोल है, ठीक है, दूसरे हाथ में आपने ऐसे टीवी का रिमोट पकड़ा है। अब मांगोल आप पी नहीं रहे, आप देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आउट होगा ना 6 मारेगा, आउट होगा ना 6 मारेगा, क्या होगा क्या होगा। आपकी दिलों की धड़कन तेज हो जाएगी अगर आप क्रिकेट प्रेमी है तो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर तो आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो पहली गेंद पे 6 लग गया, आप एकदम उछल गए, आपने मतलब कि नाचने लगे आप, ठीक है।
उसके बाद दूसरी गेंद पे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एलबीडब्ल्यू की अपील हो गई। वो बोलते आउट है आउट है, वो लोग सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन अंपायर ने बोला आउट नहीं है। कौन बोला आपको? अंपायर इधर मैं हूं, मैं बोला आउट है, नहीं है। तो फिर वो लोगों ने डीआरएस लिया, पता चला कि आउट नहीं है। आप फिर खुश हो गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो आप टेंशन में आ गए थे कि मैच गया, वर्ल्ड कप हाथ से गया। तीसरी गेंद पे आपने देखा डॉट बॉल हो गई। अब 3 गेंदों में 6 रन करना है, मुश्किल है। चौथी गेंद हवा में चली गई। आपने सोचा कि कैच हो गया, गेंद खत्म, गेम खत्म, पूरा मामला खत्म। लेकिन वो गेंद ऐसी जगह गिरी जहां पे कोई खिलाड़ी नहीं था। तो आपने बोला चलो बच गए, लेकिन 2 रन ले लिए। अब 2 गेंदों में 4 रन चाहिए, और 5वीं गेंद पे 6 लगा के इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। आप तो एकदम खुश हो गए, उछल कूद लगे आप, ठीक है, मजा आ गया आपको। तो अब इसी मैच को आप रात को फिर, क्योंकि वो लोग तो दिखाते रहते हैं ना, बार 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 लोग देखना चाहते हैं, तो हाईलाइट दिखाते रहते हैं। तो रात को आप फिर घर पे बैठे, आराम से बैठे हैं, आपने टीवी चालू किया, फिर वो हाईलाइट आ रही, और वही मोमेंट आ गया फिर से कि 6 गेंदों में 12 रन चाहिए, 9 विकेट डाउन है, इंडिया भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है। अब आपकी मनोस्थिति देखिए, आप आराम से बैठे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बोलेंगे अब भी छक्का मार देगा, देखा पहली गेंद पे, आप अभी, आप दिल की धड़कन आपकी तेज नहीं होगी, अभी आपका बीपी हाई नहीं होगा। पहली गेंद पे 6। अभी बोले कि एलबीडब्ल्यू की अपील करेंगे, एलबीडब्ल्यू की अपील होगी, आप बिंदास बैठे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो आउट नहीं है। आपने बोला कि अभी ये डॉट बॉल होगा, फिर हवा में जाएगी, वो कैच भी नहीं होगा, फिर 6 मार के जिता देगा। अब आप ऊपर नीचे नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। आपको पता है क्या होने वाला, लेकिन आपका जो साथी है उसको नहीं पता क्या होना। उसको नहीं पता कि लोग मुझे फोन पे बोलने वाला है, अरे ये तो चेंज सिस्टम है, अरे यार तुमने भी शुरू कर दिया ये, और कोई काम नहीं मिला, अरे भाई हमने ऐसा बहुत करके देखिए, ये तो नहीं चलता है, तुम नहीं कर पाओगे। उसको नहीं पता। वो तो सोच रहा है ये भी जुड़ जाएगा, वो भी जुड़ जाएगा। वो तो सोच रहा है बीना मैडम भी जुड़ जाएंगे, वो तो सोच रहा है प्रीतिलता मैडम भी जुड़ जाएंगे। वो तो सोचता है कि भाई ये जो चंद्रशेखर जी है वो भी जुड़ जाएंगे। वो तो सोचता है कि भाई अनु मैडम भी जुड़ जाएंगे, मेरे 4 लेग में 4 लीडर मुझे मिल गए। लेकिन उसको नहीं पता फोन पे लोग क्या क्या बोलेंगे। इसीलिए मोस्ट वाइटल थिंग है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी डायरी पे लिखें, कि कोई भी आपका नया साथी है, उसके पहले 20 कॉल वो ना करे, आप दोनों मिल के करो। फर्स्ट 20 कॉल जो है ना, वो आपको उसको अकेले नहीं करने देना है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर मेरा साथी जुड़ता है फिर काम नहीं करता है, ये उन लोगों का मैं रीजन बता रहा हूं कि वो क्यों काम नहीं करता है। आपने उसको मोटिवेट कर दिया, आपने उसको परेशान, मतलब पूरा मोटिवेट कर दिया, सिखाया नहीं। देखिए, 2 चीजें होती है, टेक्निकल एंड इंस्पिरेशन। टेक्निकल एंड इंस्पिरेशन, ठीक है ना। ट्रेन जो है ना, ट्रेन वो हमेशा 2 पटरी पे चलती है, 2 पटरी पे, एक पटरी पे नहीं चलती है, 2 पे चलती है वो, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस की भी 2 पटरी है, सिखाना और प्रोत्साहित करना, लर्निंग एंड इंस्पिरेशन। और लर्निंग में खास करके टेक्निकल चीजें, कि भाई ये सवाल आए तो ये करना है, ये ऐसे बात करना है, ये फॉर्मेट है, ये स्ट्रक्चर है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें। अब आप क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट बड़ा आसानी से कर देते, जबरदस्त मोटिवेट कर देते हैं। जैसे एक आदमी जो है, वो एक स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए गया, और वो जो स्विमिंग क्लास का ट्रेनर था, वो पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर था। तो उसकी आदत थी वो हर किसी को मोटिवेट कर देता था। तो जैसे एक आदमी उसके पास गया, बोला सर, वहां पे भी डाउट होते ना, सर मैं कर पाऊंगा, सर मैं तैर पाऊंगा, सर लोग हमको पूछते हैं ना, सर मैं कर पाऊंगा, मेरी टीम बनेगी, वहां पे भी होता है। उसने बोला क्यों नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं तैर पाओगे, तुम इंसान नहीं हो क्या? हजारों लोग तैरता है, लाखों लोग तैरता है, करोड़ों लोग तैरता है, तुम भी तैरोगे, कोई नई बात नहीं है। कुत्ता भी तैरता है, तुम तो फिर भी इंसान। वो आदमी एकदम मोटिवेट हो गया, ठीक है सर, वो सीधा जाके गंगा में कूद गया, फिर वापिस नहीं आया। क्यों वापिस नहीं आया? क्योंकि उसको मोटिवेट तो कर दिया, लेकिन तैरना नहीं सिखाया, टेक्निकल चीजें नहीं बताई उसको। तो हम में से कई साथी ये करते हैं, सर आज एक आदमी जुड़ा है, उसको इतना मोटिवेट कर दिया है, वो देखिए कल तक 10 ज्वाइनिंग कर देगा, वो 10 लोग उसको ले जाएंगे, मगरमच्छ 10 के 10 खा जाएंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर वो उस ट्रेनर के साथ पानी में कूदा होता, जिसको तैरना आता है,
तो वो उसको डूबने नहीं देता, उसको किनारे खींच के लेके आ जाता ना, और उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाता कि पहले जो है आज तुम पानी में एक दिन जहां पे डूब नहीं सकते वहां पे नहाओ, पानी का मजा लो, फिर कल धीरे धीरे तुमको वो किनारे पे बिठा के फ्लोटिंग सिखाते, ऐसे करते 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 वो लोग सिखाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है कि नए आदमी को आप अकेला काम करोगे, ये 90% लोग जो बिजनेस छोड़ के जाते हैं ना, वो पहले 4 लोगों के मना करने पे चले जाते। पहले 4 लोगों ने मना कर दिया, इनको लगता है कि अब कोई नहीं करेगा, क्यों सब लोग मना करें। ये जो सब है ना, सब सब की व्याख्या बहुत छोटी है लोगों की। 4 लोग मना कर दिया तो सब लोग मना कर दिए, 4 लोग हाँ बोल दिया तो सब लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। 4 लोग मांगोल ले लिया तो सब लोग मांगोल ही लेंगे, दूसरा कोई प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं। तो वो 4 में उनका सब आ जाता है। तो पहले 15-20 लोगों को कांटेक्ट उनको मिलके, आपके साथ मिलके करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए, ये बात समझानी है। दूसरा, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि भाई आपको पहले से पता होगा कि भाई एलबीडब्ल्यू का अपील भी होगा, गेंद हवा में भी जाएगी, कैच छूट भी जाएगा, पहली गेंद पे भी छक्का लगेगा, फिर 5वीं गेंद पे छक्का लगेगा, बीच में 2 रन भी मिलेंगे और आप जीत जाओगे। ऐसे आपको उनको बताना है कि भाई इनमें से कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। अगर कुछ लोग हमें ना बोलते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग फोन पे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे, लेकिन वो इंसान गलत नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही तरीके से हम लोग जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है ये अगर आपने पहले से बता दिया तो वो रिएक्शन नहीं आएगा। जो बिजनेस में लोग एकदम से बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं ना, वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो आपने 40 लोग का लिस्ट बना दिया, उनमें से पहले 20 कॉल आपने मिलके करे, आपने उनको कांटेक्ट करना भी सिखाया, और सिखाने के साथ 2 घंटे का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस। बॉर्डर मूवी बहुत ही शानदार मूवी था, उसमें एक डायलॉग था कि आप प्रैक्टिस में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे ना, मैदान जंग पे खून उतना कम बहेगा। तो वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के अपने सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे टीमें ये करती है कि भाई अपने लोगों के साथ बैठ के प्लानर की प्रैक्टिस करते हैं, प्लान दिखाने की, एक दूसरे को प्लान दिखाते हैं। शुरुआत जो है वो प्रोस्पेक्टिंग से है, इनवाइट करने से शुरू वहां से होगा। क्योंकि हमारे जो 4 स्टेप है कि भाई लिस्ट बनाया हमने, फिर उनको फोन करके बुलाया, फिर प्लान दिखाया, फिर क्लोजिंग किया, फॉलो किया उनको, ठीक है। उसमें एक्चुअल में रियल शुरुआत कहां से होती है? इनवाइट करने से। क्योंकि देखिए, लिस्ट पे नाम तो कोई भी लिख लेगा ना। इस वक्त अभी मेरा कोई लिस्ट पे नाम लिख रहा है, मुझे क्या पता? तो आप अभी किसी का लिस्ट पे नाम लिखा, उसको तो पता नहीं आपने लिस्ट पे नाम लिखा। आपका नाम, आपने उसका नाम पहला लिखा आखिरी, उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन लिस्ट पे नाम लिखने से आप यहाँ पे एक ही माइंड है, दूसरा माइंड नहीं आया। जैसे मैं आपका लिस्ट पे नाम लिख रहा हूं तो मेरा माइंड है, आपको तो पता भी नहीं। लेकिन जब आप किसी को कॉल करते हैं, उसको बोला कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम ऐसे लोग को ढूंढ रहे जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, कुछ करना चाहते, ठीक है ना। तो वो 2 सवाल पूछेगा, यहाँ पे 2 दिमाग, दूसरा दिमाग इंटरेक्शन में आया। और जब दूसरा दिमाग इंटरेक्शन में आता है, तब जाके ऑब्जेक्शन आते हैं, और उसके लिए जो है वो सीखा सिखाया आदमी उनसे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आप लोग को समझनी पड़ेगी। फिर स्टेप बाय स्टेप आप उनको अच्छी डायरी दिलाइए, उनका लिस्ट बनवाइए, फिर उनको जैसे उनके साथ लोग जुड़ते हैं तो आईडी कैसे क्रिएट करना है, बोले आप बैठिए सर, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। फिर आप आगे से आप यही काम आप ही करिए। तो इस तरीके से ये एकदम, आज मैंने एकदम बेसिक चीजों के ऊपर बातचीत करी है, एकदम बेसिक चीजों के ऊपर, कि जो लोग आपके साथ, नए लोग जुड़ते हैं ना, उनके साथ आप ये करें। एक और कहानी सुनाऊंगा दोस्तों आपको। एक बार क्या होता है कि एक राजा था, उसको किसी ने 4 घोड़े गिफ्ट किए, जंगली घोड़े, एकदम जंगली घोड़े, एकदम जबरदस्त है, मतलब देख के मजा आ जाए। तो राजा ने बोला ये बड़े शानदार घोड़े हैं, मैं आज ही इनकी सवारी करूंगा। तो जो घुड़सवार, उनका जो अस्तब, वो जो रखेवाल था, जो उसको ध्यान रखता था, उसने बोला राजा जी ये जो घोड़े हैं ना, ये अभी ट्रेन नहीं है, पहले इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये जंगली है, ये आप जाओगे खड़ा रहेगा, उसके ऊपर हाथ घुमाओगे बैठ जाओगे, बैठने नहीं देगा ये। इसके पास जो दायरा है ना, उसको वो मारता है, लात मारता है, तो पहले हमें थोड़ा टाइम दीजिए। राजा ने बोला ठीक है, जल्द से जल्द इसको ट्रेन करो, मुझे इसकी सवारी करनी। 1-2 महीना बीत गया। अचानक से राजा को याद आया, भाई वो घोड़ों का क्या हुआ, चलो जाके देखते हैं। तो फिर उसके वहां पे जो ट्रेनर था उसको पूछा, बोला राजा जी बड़े जंगली है ये, तो ये अभी तक कुछ भी ट्रेन नहीं हुए, ये किसी को पास ही नहीं जाने दे रहे। हमारा एक ट्रेनर था, उसको लात मार के खोपड़ी खोल दिया उसका, बड़ा मुश्किल है। अब राजा का इंटरेस्ट और बढ़ गया। राजा लोग ऐसे ही थे, जो चीज नहीं मिली उसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है ना। तो राजा ने क्या किया कि अनाउंसमेंट करा दिया कि जो भी ट्रेनर इस घोड़ों को ट्रेन कर देगा, उसको मैं 10 गुना पैसा दूंगा, 1 गुना नहीं, 10 गुना पैसा दूंगा। कई लोग आए, लेकिन घोड़े ने किसी की पसली तोड़ दी, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी की खोपड़ी खोल दी।
ये देख के लोग भागे, बोला भाई ये अपने बस की बात नहीं, बड़े जंगली घोड़े हैं, ये आज तक किसी के कहे पे नहीं चले। उसने में एक नौजवान लड़का आया, बोला मैं इसको ट्रेन कर दूंगा, राजा जी मुझे दे दीजिए। बाकी सबने तो मना कर दिया, हमारा काम नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोला ये घोड़े आपको मुझे दे देने पड़ेंगे, मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनको ट्रेन कर दूंगा। तो वजीर समझदार था, वजीर ने राजा को बोला राजा जी देखिए वैसे भी मुफ्त के चने खा रहे हैं घोड़े, 1 साल हो गया किसी को बैठने तो दे नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये लड़का लेके भाग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेन करके आ गया तो, लेकिन दे दो इसको, क्योंकि हमारा तो अभी ये किसी काम के नहीं। तो राजा ने बोला ठीक है भाई ले जाओ। वो 1 साल बाद वापिस आया, राजा को मैसेज मिला कि आपके घोड़े वापस आ चुके हैं, वो ट्रेनर आ गया घोड़े को लेके और वो ट्रेन हो चुके। तो राजा को बड़ा मन हुआ उसको देखने का। राजा बोला चलो मैदान में जाके देखते हैं। जाके देखा तो वो सीटी बजाए तो घोड़े चलने लगे, फिर सीटी बजाए तो घोड़े गोल गोल घूमे, फिर सीटी बजाए तो डांस करने लगे। कोई छोटा बच्चा भी जाके उसके ऊपर बैठ जाए कोई टेंशन नहीं। राजा बोलता है कि अब मुझे ये घोड़े की सवारी करने में इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि तुमने इस काम को किया कैसे। ये वही घोड़े हैं जो किसी को पास नहीं आने देते, ये काम हुआ कैसे? तो वो लड़का बोलता है राजा जी मैंने 2 महीने में घोड़े को ट्रेन कर दिया। बोला नहीं झूठ, तुम तो 1 साल बाद आया। बोला वही मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले 8 महीने मैंने घोड़े के साथ दोस्ती बनाई, घोड़े चलते थे मैं उसके 20 फीट पीछे 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 चलता था बस, वो रुके मैं रुक गया, वो पानी पी ले तो मैं भी अपना पानी पीता था, वो खाना खाने लगता था मैं भी अपना टिफिन खा के खाना खाने लगता था। वो मुड़ मुड़ के देखते ये पागल पीछे क्यों आ रहा है, पहले पहले 1 महीने तक सोचते ये हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, दूसरे महीने इनको लगने लगा कि ये तो हमारे पीछे आने वाला है, तीसरे महीने इनको लगने लगा कि हम जब खाते तब ये भी खाता है, हम जब पानी पीते तो ये भी पानी पीते है, हम रुकते तो ये रुकता है, हम खेलते तो ये खेलने लगता है, हम आराम करते तो ये सो जाता है। फिर उनको लगने लगा कि ये पांचवा घोड़ा ही है, बस ये हमारे जैसा, ये भी एक घोड़ा है। और फिर उनको लगने लगा कि मैं उनका बहुत ही अच्छा दोस्त हूं, मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूं, उन्होंने मुझे मेंटली इमोशनली एक्सेप्ट कर लिया, और जब मैं उनका एक हिस्सा बन गया तो अब मैं जो करता हूं वो घोड़े करने लगे। तो 2 महीने में मैंने घोड़ों को ट्रेन कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, चाबुक लेके खड़े रहते हैं। एक आदमी शनिवार को ज्वाइन किया है, सोमवार को जूम में नहीं आया, उसको फोन करके बोला तुम जूम में नहीं आए, तुमने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, आज गुरुवार का दिन था, तुम्हें पता नहीं चेतन चावड़ा कौन है, तुम जानते नहीं हो, उनका ट्रेनिंग तुमने मिस कर दिया, तुमने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। लेकिन एक सीक्रेट बात बताऊं मैं आपको, उसको सच में नहीं पता है चेतन चावड़ा कौन है, वो तो अभी ज्वाइन किया है शनिवार को, उसको बेचारे को नहीं पता। तो नया आदमी जो है ना, वो आपसे झूठ भी बोलेगा, वो आपको ना भी बोलेगा, वो आपके साथ कंपटीशन भी करेगा, वो आपको बोलेगा हाँ सर हाँ मैं अब भी परचेस करता हूँ, फिर फोन स्विच ऑफ भी करेगा, वो आपका फोन भी काटेगा, सब कुछ होगा। एक बार एक अपलाइन ने अपना डाउनलाइन को फोन किया, कहाँ हो? बोला सर मीटिंग में हूँ। सच में? बोला हाँ सर। वो डाउनलाइन पिक्चर देख रहा था, अपलाइन उसकी 2 सीट पीछे बैठा है, वो भी पिक्चर देख रहा है। फिर ब्रेक हुआ तो अपलाइन ने पॉपकॉर्न लेके आया, डाउनलाइन के कंधे पे हाथ रखा, ये ऊपर करके देखते हैं, बोला ये तो वही अपलाइन है जिसने फोन किया था इसको, बोला मैं मीटिंग में हूँ। उसको बोला पॉपकॉर्न खाओ कोई बात नहीं। ऐसा होता है। देखिए आप में से कई सारे साथी ऐसे हैं ना जो पहले पहले थोड़ा 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 माई रिसर्च करते थे, कभी कभी मीटिंग में आते थे कभी कभी नहीं आते थे, फिर धीरे 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 आने लगे, रस जगने लगा, उनको भरोसा आने लगा यार ये तो बहुत शानदार सिस्टम है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। फिर वो मीटिंग में आने लगे, सेमिनार में आने लगे, फिर वो वर्कशॉप में आने लगे, फिर वो लीडर बने, फिर वो लोगों को बताने लगे आप करो इस बिजनेस। तो ये एक प्रोसेस होती है दोस्तों। देखिए आप जब कभी भी केजी स्कूल में चले जाओ, किंडर गार्डन जो होता है ना, किंडर गार्डन जहाँ पे मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले वाले स्कूल, प्ले स्कूल हो गया, जूनियर केजी हो गया, सीनियर केजी हो गया, वहां पे चले जाओ, वहां पे रंग बिरंगी पेंटिंग किए हुए हैं, डोरेमोन ड्रॉ किया हुआ है, कार्टून ड्रॉ किया हुआ है, कलरफुल है सब। वहां पे वो स्लाइड रखी हुई है, वहां पे वो स्विंग्स रखे हुए, झूले रखे हुए हैं, वहां पे बहुत से खिलौने पड़े होते हैं, बड़े बड़े खिलौने, जो बच्चे उन माँ बाप बोलते हैं ना नहीं ये नहीं लेके बहुत महंगे हैं, वो सारे वहां पे रखे होते हैं। तो जब पहली बार बच्चा जाता है ना तो दौड़ के अंदर चला जाता है और सीधा खेलने लगता है, लेकिन वो बोलता है मम्मी तुम इधर ही बैठो इधर ही बैठो। तो उसकी मम्मी वहां बैठ गई तो अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं, बच्चा खेलेगा 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 बिंदास खेलेगा। फिर वो थोड़ा आगे खेलते रहते, फिर देखते हैं मेरी मम्मी वहां बैठी है कि नहीं, अच्छा फिर खेलने लगता है, फिर देखते हैं मम्मी वहां बैठी है कि नहीं, हाँ।
तो मुझे याद है, मेरा जब बेटा फर्स्ट टाइम गया था प्ले स्कूल में, तो वो लोग ने एक रूल बनाया था कि 1 वीक तक मम्मी को भी आने देंगे स्कूल में, कि आपको इधर बैठना है। जब 1 वीक तक मम्मी आती है ना, तो 1 वीक में बच्चा टीचर से भी थोड़ा नजदीक हो जाता है, दूसरे बच्चों से थोड़ा दोस्ती बना लेता है, वो जगह से परिचित हो जाता है कि चलो यहाँ तो मैं रोज आता हूँ, कोई बात नहीं। फिर मम्मी क्या करती है, 10 मिनट बैठ के चली जाती है, तो बच्चा थोड़ा रोता भी है। लेकिन फिर संग उसको देखा, उसके दिमाग में पैनिक हो गया, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। लेकिन जैसे क्लास खत्म होने आया, तो मम्मी तो आ गई। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन, चौथे, अब उसके माइंड में प्रोग्राम हो गया कि मम्मी जाती है लेकिन आ जाती। ठीक है ना। फिर मम्मी बोलते बेटा आज मुझे थोड़ा काम है, मैं सीधा लेने आ जाऊंगी, तो अब बच्चे कोई बात नहीं, फिर तो रिक्शा में चला जाता है बेचारा, वैन में चला जाता है। मेरा बेटा फर्स्ट डे जब वैन में गया था, तो कुछ बोला नहीं, ऐसा करके बैठ गया। फिर 5 मिनट बाद मैंने फोन किया वैन वाले को, मैं बोला क्या करा, बोला रो रहा है। मैं बोला वापिस आ जाओ, बोला नहीं सर 2-4 दिन रोएगा, फिर ये तो दौड़ के आएगा, कोई बात नहीं। तो ऐसा ही होता है। लेकिन हम पहले दिन टीचर ऐसे लाठी लेके खड़ा रहेगा, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें, तो वो स्कूल जिंदगी में नहीं चलेगा, वो बच्चा जिंदगी में कभी स्कूल नहीं जाएगा। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, उसके लिए हमें टीचर की तरह, माँ बाप की तरह काम करना चाहिए, गलतियों को भी माफ करना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा, और लोग धीरे 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 हमारे सिस्टम में फिर आ जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, वो वाला टॉपिक तो मैं ले नहीं पाया, उसको फिर मैं अगले गुरुवार को कवर करूंगा, इस गुरुवार को या अगले गुरुवार को कवर करूंगा। ठीक है। वो पूरा 1 घंटे का टॉपिक है, बहुत ही शानदार है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, टॉपिक है अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें। अब बिजनेस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीवी मल्टीप्लाई होगा, बीवी मल्टीप्लाई होगा तो आपका रैंक चेंज हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, आपका इनकम भी मल्टीप्लाई होगा, आपका टीम साइज सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन वो मल्टीप्लाई करने के लिए 9 पॉइंट्स है, वो 9 पॉइंट्स में आपके सामने लेके आऊंगा मेरे नेक्स्ट सेशन में। तो आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुछेत्री मैडम, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से होस्ट किया। शेख मुबारक जी जो आज होस्टिंग में बैकअप थे, उनको भी धन्यवाद। किशोर जी आज मीटिंग मैनेजमेंट में थे और मेरे बैकअप में थे, उनको भी धन्यवाद। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।